दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बांग्लादेश आखिर इस इंडस्ट्री की तरफ कैसे डाइवर्ट हुआ और क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने बांग्लादेश को मोटिवेट किया या मजबूर किया कि वो इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करे और इसमें आगे बढ़े। अगर आप हिस्ट्री देखें गारमेंट सेक्टर की बांग्लादेश के अंदर, तो ये आपको मुगलों के ज़माने से कहीं शुरू होती हुई नज़र आएगी। उस दौर में यानी 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के दरमियान अगर आप बांग्लादेश की आज के बांग्लादेश की हिस्ट्री देखते हैं तो बांग्लादेश में कॉटन और सिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती थी उस टाइम पे, और यहाँ से फिर कॉटन और सिल्क दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती थी। ख़ास तौर पर कॉटन जो थी यहाँ की वो बड़ी मशहूर थी, इस हद तक कि यहाँ पर जो डच ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो अपना तमाम जो उनकी जो डिमांड थी, सुपर पावर थे अपने दौर के, उनकी तमाम जो डिमांड्स हुआ करती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी जो थी, तो वो अपनी डिमांड का कोई 80% कॉटन यहाँ से मंगवा रहे होते थे बांग्लादेश से। रॉ मटेरियल तो जाहिर सी बात है उस वक्त इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर थी नहीं इस इलाके के अंदर, लेकिन रॉ मटेरियल बड़ा पैदा होता था उस ज़माने में। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाती है और अंग्रेज़ों ने बड़ी नाइंसाफ़ी की। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने जो यहाँ की कॉटन थी वो बिना किसी टैरिफ या टैक्स के यहाँ से उठा लेते थे, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते थे उनको अपनी ही डिसाइड की गई कीमत देते थे और उनकी जो कॉटन है वो भेज देते थे अपने मुल्कों के अंदर। वहाँ पर जो गारमेंट इंडस्ट्री उनकी हुआ करती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पर बिना किसी ड्यूटी के और बिना किसी टैरिफ के ये उठा के सिंपली वहाँ भेज देते थे। ये सिलसिला जारी रहा जब तक 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज का जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो तब तक ये फ्री फंड में यहाँ की कॉटन उठा के तो वहाँ यूके भेजने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद ये होता है कि 1947 से लेकर 1971 तक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड था। इसमें होता यह है कि यहाँ पर जो कुछ भी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी, गारमेंट इंडस्ट्री, उसमें एक सिग्निफिकेंट शेयर उन लोगों का भी था, उन सेठों का भी था जो कि असल में आज के पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी वहाँ से भी बड़ी तादाद में लोगों ने इधर आकर इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन 1971 में उनको जाना पड़ा यहाँ से, जब बांग्लादेश स्प्लिट होकर अलग मुल्क बन गया तो उनको जाना पड़ा। अब उसके बाद एक टेक्निकल आप कह सकते हैं कि गैप आ गया बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, यानी उन लोगों की बड़ी तादाद जो कि इस इंडस्ट्री को चला रहे होते थे, जिनका ताल्लुक आज के पाकिस्तान से था, वो तो चले गए। तो एज अ रिजल्ट एक गैप आ गया यहाँ पर और डिफ़िकल्टीज इस इंडस्ट्री ने यहाँ पर फेस की। लेकिन शायद बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इन डिफ़िकल्टीज से निकल भी जाती, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान साहब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर ली जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री का मज़ीद बेड़ा गर्क हुआ। 1971 के बाद मज़ीद इसका कहते हैं ना सत्यानाश हुआ। उन्होंने क्या किया मुजीब साहब ने कि तमाम की तमाम जितनी भी मिल्स थी जो कि धागा और कपड़ा प्रोड्यूस कर रही होती थी उनको नेशनलाइज कर लिया, प्राइवेट मिल्स, यानी जिन लोगों के पास अपनी मिल्स थी वो उन्होंने लेकर तो एक उन्होंने एंटिटी बनाई थी। उस एंटिटी का नाम था बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स कॉरपोरेशन, इसको BTMC कहा करते थे। अब BTMC ने 1975-76 के अंदर इन्होंने ख़ास तौर पर काम किया, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं प्रोड्यूस कर सके, यानी इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ 1971 से पहले वाली थी वो नहीं हो सकी, उल्टा मजीद नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी आना तब शुरू हुई जब यहाँ पर तख्ता पलट हो गया, मुजीबुर रहमान साहब कत्ल कर दिए गए थे, दूसरी सरकारें आ गई और फिर 1982 में एक नई यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एडॉप्ट की गई थी। उसके तहत उन्होंने शेख मुजीब का वो जो नेशनलाइजेशन वाला फैसला था वो रिवर्स कर दिया और जिन लोगों की यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ थी, मिल्स वगैरह थी, वो उनको वापस दे दी गई। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको बता दूँ 1971 से पहले यहाँ की जो मेन एक्सपोर्ट हुआ करती थी वो कॉटन नहीं थी, कॉटन को रिप्लेस कर दिया था टीने और जूट ने। ये जो दो फसलें थी, चाय की फसल और जूट की फसल, ये बड़ी तादाद में हुआ करती थी। लेकिन इस रीजन के अंदर फ्लड्स बहुत आते हैं, बांग्लादेश का जो रीजन है यहाँ पर फ्लड्स बहुत आते हैं, तो फ्लड्स जो हैं वो तबाह बर्बाद कर देते हैं इन दोनों फसलों को। तो इस फैक्टर ने भी काफ़ी असर डाला है लोगों के इस डिसीजन मेकिंग के ऊपर कि उन्होंने अपनी खेतों के अंदर क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। अच्छा, सरकारी सतह पर ये जो रेडीमेड गारमेंट्स है जिस पे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा कमा रहा होता है, तो सरकारी सतह पर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान 1978 और ऑनवर्ड्स दिया जाने लगा।
हुआ कुछ यूं था कि उस ज़माने में 1978 में बांग्लादेश के अंदर हार्डली कोई 9 बड़ी ऐसी कंपनियां थीं जो कि यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर आप कह सकते हैं। यानी उनका सारा का सारा काम ही यही था कि वो शर्ट्स वगैरह बना के, कपड़े वगैरह बना के बाहर बेच रहे होते थे, मुल्क के अंदर नहीं बेचते थे। ऐसी सिर्फ 9 कंपनियां थी उस वक्त। तो उस साल ये हुआ था कि इन कंपनियों को कोई 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर मिला था, 10,000 शर्ट्स का। इसमें फिर सरकार को लगा, उस वक्त की जो सरकार थी, ऑब्वियसली अवामी लीग की सरकार नहीं थी उस वक्त, वहाँ पर दूसरी सरकार थी, तो उनको लगा कि यहाँ पर तो बड़ा पोटेंशियल है। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो थी ना मशीनरी की, वो ड्यूटी फ्री कर दी थी कि अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मशीनरी मंगवाते हैं तो सरकार आपसे कोई ड्यूटी उस पर नहीं लेंगी। और इसके अलावा सरकार ने कैश इंसेंटिव्स भी उस ज़माने से देना शुरू किए थे इस इंडस्ट्री को। यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स की जो बांग्लादेश की तारीख आपको नज़र आती है, कॉटन की तो मुग़लों के ज़माने से, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, आपको नज़र आती है। लेकिन जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं ये आपको 1978 से कहीं इसकी तारीख आपको मिलती है। और बड़ी हम्बल बिगिनिंग थी, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कंपनियां उस वक्त नहीं हुआ करती थी। ये ग्राउंड लेवल से इंडस्ट्री चली है बांग्लादेश के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स की। अच्छा, आज की अगर आप डेटा देख रहे होते हैं, आज के दौर की डेटा, तो आपको नज़र आता है कि बांग्लादेश की जितनी भी एक्सपोर्ट होती है उसका कोई 80% से ज़्यादा ये जो रेडीमेड गारमेंट्स की उनकी इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट होती है, यानी बैकबोन है उनकी एक्सपोर्ट का। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये कोई अवामी लीग की सरकार के दौर में हुआ है, 2009 से लेकर 2024 तक उनकी जो सरकार रही शेख हसीना की, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 2005 में देखें, 2005 में, तो ये वाहिद ऐसी इकलौती अकेली इंडस्ट्री थी बांग्लादेश की जो कि मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी 2005 में। सिर्फ यही एक इंडस्ट्री ऐसी थी। और उस दौर में भी अगर आप देखें 2005 में, तो 75% जो बांग्लादेश की टोटल सालाना आमदनी होती थी वो इसी इंडस्ट्री से हुआ करती थी। 75% आमदनी 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो इंडस्ट्री है ये उस दौर में भी, आज से 20 साल पहले भी आपको वेल एस्टेब्लिश नज़र आती है और आज भी वेल एस्टेब्लिश नज़र आती है। इसकी वजह यही असल में कि 1978 से लेकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, 30-40 साल लगे हैं इसको, बल्कि इससे भी ज़्यादा। यही वजह है कि आज आप देखते हैं कि इंडिया समेत मुख्तलिफ मुल्क कम्पीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं बांग्लादेश के साथ। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो यही सवाल रेज किया जाता है कि क्या बांग्लादेश के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इतने बड़े ऑर्डर्स कंप्लीट करने की कैपेबिलिटीज़ हैं उस इंडस्ट्री के अंदर या नहीं है जितना बांग्लादेश कर रहा होता है। तो इनकी जो इंडस्ट्री है ये 70s से लेकर ग्रो हुई है, 70s से लेकर फलना फूलना शुरू हुई है, बढ़ना शुरू हुई है। और 2025 आते आते इट हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट गारमेंट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड।